सबसे पहले हम बात करेंगे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के बारे में। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट नाम से क्लियर है। इस रिपोर्ट के अंदर दुनिया भर की 190 इकोनॉमीज को स्टडी किया जाता है और देखा जाता है कि जो इकोनॉमीज हैं इनमें बिजनेस के अराउंड रेगुलेटरी एनवायरनमेंट किस तरीके का है, बिजनेस के अराउंड रेगुलेटरी एनवायरनमेंट कैसा है, उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग, उसकी बेसिक जानकारी प्रोवाइड की जाती है इस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में। ये जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट है इसको पब्लिश कौन करता है? वर्ल्ड बैंक इसको पब्लिश करता था। सबसे पहली बार इसको पब्लिश किया गया 2003 में, लेकिन 2021 में इस रिपोर्ट को डिसकंटिन्यू कर दिया गया, इसको बंद कर दिया गया। और डिसकंटिन्यू करने के पीछे रीज़न बड़ा सिंपल था। रिपोर्ट के ऊपर हैवी एलिगेशंस लग रहे थे। ये कहा जा रहा था कि रिपोर्ट के अंदर डेटा को बहुत हैवीली मैनिपुलेट किया जाता है और इन्हीं एलिगेशंस के चलते वर्ल्ड बैंक ने 2021 से इस रिपोर्ट को डिसकंटिन्यू कर दिया। ये जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट है इसके अंदर 10 इंडिकेटर्स को यूज़ किया जाता था बिजनेस की लाइफ साइकिल को स्टडी करने के लिए। कौन कौन से 10 इंडिकेटर्स को यूज़ किया जाता था? पहला, स्टार्टिंग अ बिजनेस, कि किसी इकोनॉमी में बिजनेस को स्टार्ट करना कितना इजी या कितना डिफिकल्ट है। दूसरा, कंस्ट्रक्शन परमिट्स। तीसरा, गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। चौथा, रजिस्टरिंग प्रॉपर्टी। पांचवा, पेइंग टैक्सेस। छठवां, ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर। सातवां, रिजॉल्विंग इंसॉल्वेंसी। आठवां, गेटिंग क्रेडिट। नौवां, प्रोटेक्टिंग माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स। और लास्ट, एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स। ये वो 10 इंडिकेटर्स जिनको यूज़ किया जाता था इस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में। और जो लास्ट रिपोर्ट आई थी उसमें इंडिया ने सभी इंडिकेटर्स के ऊपर इंप्रूव किया था सिवाय इन लास्ट 3 वालों के। लास्ट 3 को छोड़ के बाकी सारे इंडिकेटर्स में इंडिया ने इंप्रूव किया था। अभी 2024 में वर्ल्ड बैंक ने लॉन्च किया है बिजनेस रेडी रिपोर्ट को, बी रेडी रिपोर्ट को। और ये जो बी रेडी रिपोर्ट है इसने रिप्लेस किया है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को। तो इस बी रेडी रिपोर्ट को भी थोड़ा सा दिमाग में रखना। हालांकि ये जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट है इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया 2021 में, लेकिन अपने आप में इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। इसका नाम और बेसिक तौर पे इसका काम अपने दिमाग में रखना, कहीं ना कहीं काम आ जाएगा। फिर इसके बाद बात आती है मेक इन इंडिया के बारे में। मेक इन इंडिया कब लॉन्च किया गया? 2014 में लॉन्च किया गया। कब लॉन्च किया गया? 2014 में लॉन्च किया गया। और आइडिया क्या है? मेक इन इंडिया का आइडिया बड़ा सिंपल है कि जितने भी फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं और जितने भी डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं उनको इन्वाइट करना है, उनको एनकरेज करना है कि वो आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया में इन्वेस्ट करें। ये जो मेक इन इंडिया है इसके 4 पिलर्स हैं। कौन कौन से 4 पिलर्स हैं? पहला है न्यू प्रोसेसेस, और इसके अंदर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सरकार ये कह रही है कि हम आपके लिए एक बढ़िया रेगुलेटरी एनवायरनमेंट तैयार करेंगे फॉर द बिजनेसेस। आप आओ, इन्वेस्ट करो, इंडिया में बिजनेस चलाओ, हम आपको फैसिलिटेट करेंगे, हम आपकी मदद करेंगे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हमारे लिए प्राइमरी फोकस है। दूसरा पिलर है न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर। सरकार कह रही है कि हम बढ़िया से बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर आपको प्रोवाइड करेंगे, जैसे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बनाएंगे, स्मार्ट सिटीज़ बनाएंगे, रोड्स बनाएंगे, रेलवेज बनाएंगे, बढ़िया से बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर आपको प्रोवाइड करेंगे। तीसरा, न्यू सेक्टर्स। 25 नए सेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया गया और ये जो 25 सेक्टर्स हैं इनकी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन शेयर की जाएगी थ्रू इंटरेक्टिव वेब पोर्टल्स। मतलब ये जो 25 सेक्टर्स हैं इनकी जानकारी के लिए आपको जगह जगह भटकना नहीं पड़ेगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, सारी जानकारी आपको एक जगह पर मिलेगी। और लास्टली सरकार कह रही है कि अब हम चीज़ों को नए माइंडसेट के साथ में अप्रोच करेंगे। सरकार कह रही है कि हम फैसिलिटेटर के तौर पे काम करेंगे, रेगुलेटर के तौर पे काम नहीं करेंगे। हम आपकी ग्रोथ को, हम इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ को फैसिलिटेट करेंगे, हम बिजनेसेस की ग्रोथ को फैसिलिटेट करेंगे, उसको रेगुलेट नहीं करेंगे। मेक इन इंडिया कब लॉन्च किया गया? 2014 में लॉन्च किया गया। 4 पिलर्स हैं। कौन कौन से 4 पिलर्स हैं? न्यू प्रोसेसेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस प्राइमरी फोकस है। दूसरा, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर। तीसरा, नए सेक्टर्स आइडेंटिफाई किए गए जिनकी सारी जानकारी एक इंटरेक्टिव वेब पोर्टल के ऊपर मिल जाएगी। और चौथा, सरकार कह रही है कि हम भी नए माइंडसेट के साथ में बिजनेसेस को अप्रोच करेंगे, हम फैसिलिटेटर के तौर पे काम करेंगे, रेगुलेटर के तौर पे काम नहीं करेंगे। ये जो मेक इन इंडिया है इसको पुश करने के लिए, इसको प्रमोट करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट मेजर्स लिए गए? सबसे पहला, इंडिया एस्पिरेशन फंड को सेटअप किया गया। और ये सेटअप किया किसने? सिडबी ने फंड सेटअप किया। इंडिया एस्पिरेशन फंड, इसका काम क्या है? जितने भी नए स्टार्टअप्स हैं उनको वेंचर कैपिटल प्रोवाइड करना काम है इंडिया एस्पिरेशन फंड का। और जो भी एग्जिस्टिंग एमएसएमई सेक्टर है उसके एक्सपेंशन के लिए काम करना
काम है इंडिया एस्पिरेशन फंड का, जिसको सेटअप किया गया है सिडबी के द्वारा। सिडबी जो है वो सॉफ्ट लोन्स भी देता है फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को पुश करने के लिए सॉफ्ट लोन फंड को स्टैब्लिश किया। किसने किया? सिडबी ने किया। इसके अलावा मुद्रा बैंक है, मुद्रा बैंक के बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है। जितने भी ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि लोन देते हैं माइक्रो यूनिट्स को, उनको रीफाइनेंस करने का काम है मुद्रा बैंक का। ये वेरियस इनिशिएटिव्स लिए गए हैं मेक इन इंडिया को पुश करने के लिए, उसको और थोड़ा प्रमोट करने के लिए। लेकिन मेक इन इंडिया के सामने कुछ चैलेंजेस भी हैं। चैलेंजेस क्या हैं? एक तो मार्केट एक्सपेंशन लिमिटेड है। हमारे पास में दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन है, सबसे बड़ा मार्केट भी है, उसके बावजूद जो मार्केट एक्सपेंशन है वो बेहद लिमिटेड है। दूसरा, लेबर की जो कॉस्ट है वो बेहद कम है और लेबर का डिसिप्लिन बहुत बड़ा चैलेंज है। कॉस्ट कम होगी तो डिसिप्लिन अपने आप में चैलेंज बन जाएगा। हालांकि कॉस्ट कम होने का एक फ़ायदा भी है कि ज़्यादा इंडस्ट्रीज आते हैं, उनको ये होता है कि हाँ यार लेबर सस्ती मिल जाएगी, लेकिन हमारे पास में स्किल्ड लेबर नहीं है। स्किल्ड लेबर ना होने की वजह से जो डेवलपमेंट है वो नेगेटिवली इम्पैक्ट होता है। और फिर इन जनरल जो थर्स्ट सेक्टर्स हैं उनमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन उतना नहीं है जितना होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें मैन्युफैक्चरिंग के बारे में। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, लेकिन जितना हमें एक्सपेक्टेशन है, जितना हमें चाहिए, उतना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं है। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं, लेकिन चैलेंजेस अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो इतने बड़े नहीं हैं। अगर हम रेगुलेटरी एनवायरनमेंट को थोड़ा और बेहतर करें, थोड़ा और पुश करें अपने इंडस्ट्रीज़ को, मैन्युफैक्चरिंग को, तो ये जो चैलेंजेस हैं इनको बहुत ईजिली डील किया जा सकता है, इनको बहुत ईजिली इंप्रूव किया जा सकता है। फिर इसके बाद बात आती है ईबिज प्रोजेक्ट के बारे में। ये जो ईबिज प्रोजेक्ट है इसको लॉन्च किया DIPP ने, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन ने लॉन्च किया ईबिज प्रोजेक्ट को। किसको? ईबिज प्रोजेक्ट को। और इसका काम क्या है? जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, जितने भी बिजनेसेस हैं, जितने भी इंडस्ट्रीज हैं, उनको एफिशिएंटली सर्विसेज प्रोवाइड करना, एक तरीके से वन स्टॉप शॉप के तौर पे काम करता है ये ईबिज प्रोजेक्ट। तो बेसिक तौर पे इसको भी दिमाग में रखो। अच्छा, मैं उम्मीद ऐसी कर रहा हूँ कि आपको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, इसकी जो बेसिक जानकारी है वो यहीं पे सेट हो गई होगी दिमाग में, और मेक इन इंडिया भी समझ में आया होगा। हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पर लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना ज़रूरी है, बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पर लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को, जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड है, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को फॉर श्योर सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हो और हेल्प करना चाहते हो तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन दी ज्वाइन बटन। अच्छा, फिर इसके बाद बात आती है स्टार्टअप इंडिया के बारे में। स्टार्टअप इंडिया नाम से क्लियर है, जितने भी इनोवेटिव स्टार्टअप्स हैं उनको नर्चर करने के लिए 2016 में लॉन्च किया गया स्टार्टअप इंडिया को। स्टार्टअप्स को प्रमोट करना है, सस्टेनेबल ग्रोथ को एंश्योर करना है और लार्ज स्केल एम्पावरमेंट करना है इन इनोवेटिव स्टार्टअप्स का। ये एम है स्टार्टअप इंडिया का, नाम से ही क्लियर है। इंपॉर्टेंट मेजर्स क्या लिए गए, इंपॉर्टेंट स्टेप्स क्या लिए गए? स्टार्टअप हब सेटअप किया गया है, मोबाइल ऐप और पोर्टल्स को लॉन्च किया गया है, स्कीम फॉर स्टार्टअप IPR प्रोटेक्शन की शुरुआत की गई। ये जो स्टार्टअप्स हैं इनके लिए पेटेंट्स हैं, इनके लिए ट्रेडमार्क्स हैं, इनके लिए डिज़ाइंस हैं, उनको थोड़ा फास्ट ट्रैक किया जा सके उसके लिए स्कीम को लॉन्च किया गया। इनोवेशन को प्रमोट किया गया है और रिसर्च पार्क्स को सेटअप किया गया है। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट मेजर्स लिए गए हैं इस स्टार्टअप इंडिया को और थोड़ा पुश करने के लिए, थोड़ा प्रमोट करने के लिए। लेकिन इसके भी चैलेंजेस हैं। चैलेंजेस क्या हैं? एक तो फंडिंग बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, फंडिंग इश्यू है। दूसरा, स्टार्टअप अपने आप में रिस्की सेक्टर है। भाई कौन सा स्टार्टअप सक्सेसफुल होगा, कौन सा नहीं होगा, अपने आप में बहुत ज़्यादा रिस्क है। और तीसरा, इतने सारे रिफॉर्म्स की बातचीत होने के बावजूद आज भी जो गवर्नमेंट के प्रोसीजर्स हैं वो टाइम टेकिंग है, वो टाइम कंज्यूमिंग है, और ये चैलेंजेस हैं स्टार्टअप्स के रास्ते में। स्टार्टअप इंडिया को पुश करने के लिए स्टार्टअप इंडिया सीड फंड को स्टैब्लिश किया गया। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड को स्टैब्लिश किया गया अप्रैल 2021 में, और इसका काम क्या है? नाम से क्लियर है, स्टार्टअप्स के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना स्टार्टअप इंडिया सीड फंड का काम है। फिर इसके बाद बात आती है नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल के बारे में। नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल कब स्टैब्लिश किया गया? 1958 में। कब स्टैब्लिश किया गया? 1958 में। हमारी कंट्री में प्रोडक्टिविटी के कल्चर को इम्प्रूव करने के लिए नेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन सेटअप की गई जिसका नाम है नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल। बिकॉज हमारे यहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज है प्रोडक्टिविटी है। कम इनपुट में ज़्यादा आउटपुट निकालना वो एम है, वो होना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ पे वो बहुत सिग्निफिकेंट चैलेंज है। इसी को पुश करने के लिए नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल को सेटअप किया गया 1958 में।
किसके अंडर? ये DPIIT जो कि डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर, उसके अंदर इसको सेटअप किया गया। ये फंक्शन करती है नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल। ये जो नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल है ये ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, और इसको रजिस्टर किया गया एज सोसाइटी अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 21 ऑफ 1860। ये जो नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल है ये कॉन्स्टिट्यूएंट है या ये यूनिट है टोक्यो बेस्ड एशियन प्रोडक्टिविटी काउंसिल का। एशियन प्रोडक्टिविटी काउंसिल इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है और इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है। तो नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल कब सेटअप की गई? 1958 में। नेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है, प्रोडक्टिविटी कल्चर को इंप्रूव करने के लिए इसको सेटअप किया गया। किसके अंडर है? DPIIT के अंडर है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का एक डिपार्टमेंट है। देखो बहुत बेसिक तौर पर इन चीज़ों को याद रखना, बहुत ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज चीज़ें पुरानी हो गई हैं। ऐसा नहीं है कि सीधे सीधे इनको उठा के पूछ लेंगे, लेकिन हाँ जब आप आंसर लिखोगे या प्रीलिम्स में कोई रेफरेंस आएगा तो वहाँ पे ये चीज़ें बहुत काम आती हैं। तो बेसिक तौर पे इनको दिमाग में रखना। फिर इसके बाद इंडस्ट्री 4.0। इंडस्ट्री 4.0 का मतलब फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। और फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के तहत हम क्या कर रहे हैं? हम बेसिकली कह रहे हैं कि जितनी भी नई टेक्नोलॉजीज़ हैं, जितनी भी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ हैं, जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग है, जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, जैसे मशीन लर्निंग है, जैसे AI है, इन सभी को हमें इन्वॉल्व करना है, इन सभी को हमें इंटीग्रेट करना है विद द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में नई टेक्नोलॉजीज़ को लेके आना है, इसी को बुलाया जाता है फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। अब इंडिया स्पेसिफिक अगर बात करें तो एक तो हमें जो हमारी सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी है उसमें सेल्फ रिलायंट बनने की ज़रूरत है, उसको हमें पुश करने की ज़रूरत है, उसमें हमें इंप्रूव करने की ज़रूरत है। इंडिया ने सिग्निफिकेंट काम किया है, जैसे सेंटर फॉर फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन इंडिया को सेटअप किया गया 2018 में, जैसे समर्थ उद्योग भारत 4.0 को शुरू किया गया अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज। तो बेसिक तौर पे फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन क्या है ये आपको पता होना चाहिए। फिर इसके बाद एक है चैंपियन सेक्टर्स इन इंडिया। चैंपियन सेक्टर्स इन इंडिया इसको लॉन्च किया गया 2020 में। बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 27 सेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज से 27 सेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया एज अ चैंपियन सेक्टर। और अब सरकार फोकस करेगी इन 27 सेक्टर्स के डेवलपमेंट के ऊपर, इनको एक तरीके से चैंपियन बनाने के ऊपर सरकार फोकस करेगी। ये जो मैन्युफैक्चरिंग वाले चैंपियन सेक्टर्स हैं इनको इनकी देखरेख किसके हाथ में है? DIPP के हाथ में। और जो सर्विसेज वाले चैंपियन सेक्टर्स हैं वो किसके अंडर में है? डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के अंडर में है। सेपरेट फंड दिया गया है, कितने? 5000 करोड़ का सेपरेट फंड दिया गया है इन चैंपियन सेक्टर्स के लिए। बेसिक तौर पे चैंपियन सेक्टर्स कब लॉन्च किया गया? 2020 में। 27 सेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया गया जिनको अब सरकार डेवलप करेगी। मैन्युफैक्चरिंग वाले चैंपियन सेक्टर्स किसके अंडर में? DIPP के अंडर में। और सर्विसेज वाले चैंपियन सेक्टर्स किसके अंडर में? डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के अंडर में। और फिर लास्ट में बात आती है इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स सेंट्रल अमेंडमेंट रूल्स ऑफ 2018। ये जो 2018 के रूल्स हैं इनके थ्रू सभी सेक्टर्स में फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट की शुरुआत कर दी गई। सभी सेक्टर्स में फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट की शुरुआत कर दी गई। फिक्स्ड टर्म क्या होता है? बेसिकली एक फिक्स्ड पीरियड के लिए एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ऑन अ रिटन कॉन्ट्रैक्ट, कि अगर कोई एम्प्लॉयर किसी एम्प्लॉय को हायर करेगा फिक्स टर्म के लिए तो अब उन दोनों के बीच में एक रिटन कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा। ये जो 2018 के रूल्स हैं इन्होंने 1946 के रूल्स को अमेंड किया। पहले ये जो फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट था ये इंडस्ट्रियल सेक्टर के कुछ ही स्पेसिफिक सेक्टर्स के लिए, फील्ड्स के लिए अलाउड था। मतलब पहले सभी सेक्टर्स के लिए ये फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट अलाउड नहीं था, अब सब के लिए ओपन कर दिया गया इसको। अच्छा एक चीज़ तो ये कि फिक्स टर्म क्या होता है कि अब जब भी किसी वर्कर को, किसी एम्प्लॉय को फिक्स टर्म के लिए हायर किया जाएगा तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में एक रिटन कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा। लेकिन एक चीज़ और बोल दी गई है कि जितने भी एग्जिस्टिंग परमानेंट वर्कमैन हैं उनके टर्म को फिक्स्ड टर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो आप, वो तो परमानेंट ही रहेंगे। जो नए वाले हायर कर रहे हो उनके लिए फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट की शुरुआत कर दी गई है। और अगर रिटन कॉन्ट्रैक्ट है तो इसका मतलब क्या है कि जो एम्प्लॉय है उसको इक्वल वर्क आवर्स दिए जाएंगे, इक्वल वेजेस दिए जाएंगे, जैसा अलाउंस परमानेंट वर्कमैन को मिलता है वैसा ही उनको दिया जाएगा, जो बेनिफिट्स परमानेंट वर्कमैन को मिलते हैं वो उनको भी दिए जाएंगे। और टेम्पररी वर्कमैन के केस में अगर आपने टेम्पररी तौर पे किसी को हायर किया हुआ है तो उसको टर्मिनेट करने के लिए लेटर की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे अगर आप टर्मिनेशन करोगे तो आपको लेटर देना पड़ेगा। और ये तो फिक्स टर्म है, एक टर्म के लिए आपने रिटन कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है तो आपको कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करना होगा, अदरवाइज फिर उसके रिपरकशंस होंगे।
और इसके साथ ये चैप्टर खत्म हो गया। देखो मैं जाते जाते बोल देता हूँ कि इस चैप्टर में से डायरेक्ट क्वेश्चंस बहुत टाइम से नहीं पूछे गए हैं। आपने पीछे देखा भी होगा, चैप्टर के लास्ट में दिया हुआ है। लेकिन ये चैप्टर ऐसा है कि जब आप इकोनॉमी के आंसर्स लिखोगे या इकोनॉमी के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये चैप्टर कहीं ना कहीं काम आ जाएगा। मतलब उतना हल्के में नहीं लेना, लेकिन आप थोड़ा बहुत हल्के में ले भी सकते हैं। बाकी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना, लेकिन थोड़ा बहुत हल्के में ले सकते हैं इसका मतलब ये नहीं छोड़ ही दो, पढ़ लेना, थोड़ा ढंग से पढ़ लेना, 1-2 बार रीड मार लेना, अच्छे से चीज़ों को समझ लेना। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।